हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार। जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा था, जिसमें कि मैं आप लोगों का रिफ्लेक्शन टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कर्व मिरर क्या होता है, ठीक है, कैसे उससे इमेज फॉर्म होते हैं, ठीक है, मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला बता दिया था। आज उसी में हम लोग को अगला टॉपिक उसी चैप्टर से पढ़ना है, जो कि टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन जैसा कि हमारा क्या है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन दे पास ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है या जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीडियम मतलब जैसे कि एयर से वाटर में गया, वाटर से या एयर से लिक्विड में गया, लिक्विड से सॉलिड में गया, तो क्या है, मीडियम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी मीडियम चेंज के ही वजह से जो लाइट हमारा बेंड करता है, और इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि एक ग्लास स्लैब ले लीजिए, ठीक है, और उस ग्लास स्लैब के नीचे कोई पेपर या फिर कोई ऐसी चीज़ रख दीजिए जो कि उसमें क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या देखेंगे कि वो जो पेपर है, ठीक है, हाफ पेपर जो ग्लास स्लैब के अंदर है और हाफ पेपर जो ग्लास स्लैब के बाहर है, तो दोनों में आपको लगेगा कि जो ग्लास स्लैब के नीचे पेपर दबा हुआ है वो लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर साइड में है, और जो ग्लास स्लैब के बाहर है वो लगेगा कि नीचे साइड है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये। दूसरा कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए, वाटर, ठीक है, उसमें क्या करिए, एक पेंसिल डाल दीजिए, और जब पेंसिल डालेंगे तो उस ग्लास के अंदर, पानी के अंदर जो पेंसिल रहेगा वो लगेगा आपको कि वहाँ से पेंसिल टूटी हुई है या बेंड हो गई है, और ऊपर वाला अलग पेंसिल दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि या तो वो पेंसिल बेंड हो गई है, टेढ़ी हो गई है, या तो वहाँ से ब्रेक कर गई है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल और भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि पानी में अगर कोई चीज़ रखा हुआ है तो ऐसे लगता है कि वो पानी में ऐसे देख के लगता है कि बहुत ही ऊपर है वो। ठीक है, जबकि एक्चुअल में वो होता नहीं, उसकी डेप्थ बहुत होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप स्विमिंग पूल में जाए तो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है, जो बेस होता है, उसे देख करके लगता है अरे ये तो बहुत कम गहराई है, लेकिन एक्चुअल में वो गहराई होती है, तो वो हमें ऊपर क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सब तो हो गए एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है, कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसी में चलते हैं कि आखिर इसका कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि when a light pass from one medium to other medium its speed will be change। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है। ठीक है, तो अगर वो वैक्यूम या एयर में है तो उसकी स्पीड अलग होगी। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर वो एयर से लिक्विड में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लिक्विड से सॉलिड में जाती है तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम में वो चलते चली जाती है, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है। तो कारण क्या है रिफ्रैक्शन होने का, रिफ्रैक्शन होने का मेन कारण ये होता है कि लाइट की स्पीड चेंज होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लिया, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तब तक आप लोग ये डिफिनीशन नोट करिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसमें हमने 2 लॉज पढ़े हुए थे कि पहला लॉ क्या था कि हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा लॉ हमने लोगों ने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। ठीक है, इसमें भी हमें 2 लॉज पढ़ने हैं। पहला लॉ हमारा ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट
सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों जो हैं उसी पॉइंट पे लाई करेंगे जहाँ जिस पॉइंट से दो मीडियम सेपरेट होते हैं या अलग होते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लॉ गया। सेकंड लॉ हमारा ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, मतलब कि दोनों, ठीक है, जो पॉइंट दोनों मीडियम को सेपरेट करता है उसी पॉइंट पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाई करेंगे। ठीक, सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल आई टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल आर इज कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ टू मीडियम। ठीक है, दो मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसी को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों लॉ याद रखिएगा, दोनों लॉ अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए क्योंकि पहला वाला लॉ तो सेम है रिफ्लेक्शन के जैसे ही, दूसरा वाला लॉ भी इजी है। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो अब हम लोग को क्या देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है एक्चुअली ये क्या होता है, मेजरमेंट होता है। किस चीज़ का मेजरमेंट? मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि ये मेजर करता है कि स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कितना चेंज हो रही है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, लेकिन हमें न्यूमेरिकल के लिए किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा या कम है, उसके लिए हम लोग पढ़ते क्या हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मीडियम का, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में उसका कंपैरिजन हम लोग करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ठीक है, जब स्पीड ऑफ लाइट का एयर या वैक्यूम के मुकाबले दूसरे मीडियम के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आइए हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? इट इज मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट इंटर द मीडियम फ्रॉम एयर। ठीक है, किसी भी मीडियम से एयर में जब इंटर करता है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना स्पीड में स्पीड ऑफ लाइट में चेंज हो रहा है, वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या कहता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज the ratio of the speed of light in a vacuum or air to the speed of light in the medium। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? n से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, तो यही अक्सर जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही हम लोग न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, तो आइए फैक्टर देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि फैक्टर ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 फैक्टर हैं। ठीक, पहला फैक्टर हमारा ये आता है कि उस मीडियम का नेचर कैसा है। ठीक है, पहला क्या है? नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ मीडियम। ठीक है, मतलब कि जो मीडियम है, ठीक है, या जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, कैसा है वो, उसकी जो मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा पास पास है या दूर दूर हैं। ठीक है, या फिर डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है या सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, तो ये उसका नेचर होता है। तो इस पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है क्योंकि इस पे स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है। दूसरा इसी में हमारा आता है क्या
कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, कि मीडियम की डेंसिटी कितनी, घनत्व कितनी है। अगर ठीक बहुत ज़्यादा डेंसिटी है तो ऐसे कंडीशन में भी लाइट की स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, या डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो जाएगी। तो दूसरा डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तीसरा कलर या फिर वेवलेंथ, ठीक है, हम लोगों को पता है कि अलग अलग कलर के जो लाइट होते हैं उनका वेवलेंथ अलग होता है, उनकी स्पीड अलग होती है, तो इस पे भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर होते हैं, पहला क्या, नेचर, दूसरा डेंसिटी, तीसरा कलर, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ऑन विच फैक्टर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड, ठीक है। तो 3 फैक्टर हैं, पहला क्या है हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल, दूसरा डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तीसरा कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। तो ये भी फैक्टर याद रखिएगा, ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे हमारी जो है कि एयर मीडियम से होते हुए ग्लास स्लैब में इंटर कर रही है, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये है नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे। वो इंसिडेंट रे फिर इसके बाद जैसे इंटर किया तो इसकी स्पीड स्लो हो गई, एयर से ग्लास स्लैब में आते ही स्लो होने की वजह से ये क्या कर गया, रिफ्रैक्ट कर गया, इसलिए अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट करके इस पाथ पे आ गया। और यहाँ आने के बाद जब वापस ये ग्लास स्लैब से एयर में इंटर करता है तो फिर इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो फिर ये यहाँ से बेंड कर जाता है। मतलब फर्स्ट कंडीशन में जब स्पीड स्लो हुई इसकी, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे की तरफ, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब डेंसर से रेयर मीडियम में आया तो जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, और ओरिजिनल इंसिडेंट रे से, ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे कि कितना ये शिफ्ट किया है, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट हमारा कितना है, तो उसके लिए हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला यूज करना है, डेट इज साइन ई अपॉन साइन आर, मतलब साइन एंगल ऑफ इमरजेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ग्लास स्लैब का भी एक्सपेरिमेंट देख लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे कभी कभी पूछा जाता है कि इमर्जेंट एंगल क्या होता है, ठीक है, या फिर हमारा जब लाइट रे है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करेगा तो किस तरफ बेंड करेगा, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और डेंसर से रेयर मीडियम में जब मूव करेगा तो वो नॉर्मल से अवे साइड में मूव करेगा, ठीक है। ये सब MCQ क्वेश्चन में आते हैं, और आप लोग का इस बार MCQ एग्जाम भी होना है, तो इन सब चीज़ों छोटी छोटी पॉइंट को बड़े ध्यान से रखिएगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, तो बेसिक अपना क्लियर रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर लेंस होता क्या, ठीक है। लेंस हमारा क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस होता है जिसमें से कि दो साइड से वो मीडियम आपस में चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों साइड उसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। इसी तरह के आकार को, इसी तरह के चीज़ों को हम लोग लेंस कहते हैं, ठीक है। तो लेंस हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। तो फिगर देख लीजिए कि ये हमारा पहला है कॉन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, दूसरा हमारा है कॉनकेव लेंस जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, मान लीजिए कि अगर इधर से लाइट हमारी ये सारी आ रही है, ठीक, तो ये क्या करेगी, यहाँ से आने के बाद, ठीक है, ये जैसे ही इसमें इंटर करेगी यहाँ से इस तरफ कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए ये लाइट इधर से जा रही है, ठीक है, क्या करेगी कि ये इंटर करने के बाद इस पोजीशन के बाद ये इधर इधर, ठीक है, यहाँ से ये इस तरफ, तो ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर जा रही है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों।
ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, उसमें भी पहला कौन सा लेंस देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अभी आप लोगों के सामने एक चार्ट आ रही है, उस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए कि कौन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने पे इमेज कैसा फॉर्म होगा, किस तरीके का होगा, ठीक है। तो चार्ट देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। तो पहला है हमारा ये कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो ऐसे कंडीशन पे जो यूज होगा, ठीक है, यूज ऑफ द लेंस कौन सा, यूज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पहला है कि अगर ऑब्जेक्ट, ठीक, हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो ऐसे कंडीशन पे जो इमेज का पोजीशन है वो फोकस पे बनेगा। साइज कैसा होगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज छोटी होगी। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। दूसरा है कि अगर हम लोग, ठीक, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस रखें तो ऐसे कंडीशन पे जो हमारा इमेज बनेगा वो फोकस टू और फोकस टू के बीच में बनेगा। और साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर 2f1 पे हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऐसे कंडीशन पे जो इमेज है हमारा वो बनेगा कहाँ पे, 2f2 पे बनेगा। साइज कैसा होगा, जो सेम साइज होगा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का भी होगा। नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। चौथा कंडीशन है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में हो तो ऐसे कंडीशन पे जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज है वो 2f2 के पीछे बनेगा। साइज इसका जो होगा ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, लार्जर साइज देन द ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पांचवा कंडीशन है कि अगर हम f1 पे रखते हैं तो ऐसे कंडीशन पे ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा। साइज इसका बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइंग होगा, ठीक है। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट है कि अगर छठवां पॉइंट है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए तो ऐसे कंडीशन पे हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि जिस तरफ लेंस रखा जिधर ऑब्जेक्ट उसी साइड पे इमेज भी हमारा बनेगा, ठीक। तो ये चार्ट है, चार्ट बड़े ध्यान से देखिए और इसको नोट भी करिए। ओके दोस्तों, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन में हम आप लोगों को कुछ टर्म बताए थे, जैसे f1 हो गया, 2f1 हो गया, f2 हो गया, 2f2 हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। तो वो सब देखिए कि लेंस में होता कहाँ है। पहले क्या है कि अगर हमारा ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस सेंटर से f1 की होगी उतना ही डिस्टेंस हमारा f1 से 2f1 की होगी, ठीक है। तो मतलब ये है हमारा 2f1, ये f1, दिस वन इज सेंटर, और इससे इक्वल डिस्टेंस पे f2 होगा और जितना सेंटर से f2 का डिस्टेंस होगा उतना ही हमारा f2 से 2f2 का डिस्टेंस होगा। तो ये f2 हो गया और ये 2f2 हो गया, ठीक है। तो ये सारे पोजीशन है जो कि इमेज फॉर्मेशन में हमने आपको बताया कि इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम लोग की पावर ऑफ लेंस, ठीक है, कि किसी भी लेंस का कितना पावर है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, ठीक है। तो पावर, एक्चुअली पावर ऑफ लेंस हमारा होता क्या कि फोकल लेंथ का ही रेसिप्रोकल होगा। मतलब जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा उतना कम उसका पावर होगा, और जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना अधिक उसका पावर होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पावर इक्वल टू क्या होगा, 1/f, ठीक है। अगर f हम लोग उसका मेजरमेंट जो है मीटर में लेते हैं तो 1/f होगा, और मेजरमेंट अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो 100/f होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। ओके दोस्तों, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ा था उसी तरीके से हमारे पास लेंस फार्मूला भी है। तो लेंस फार्मूला हमारा क्या कहता है, -1/u + 1/v = 1/f, ठीक है। जिसमें कि u हमारा क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, और f क्या है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से याद रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए क्योंकि शॉर्ट टाइप के न्यूमेरिकल आपके MCQ क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। इसी में फिर आगे हमारा मैग्नीफिकेशन भी हम लोगों ने मिरर में देखा था, उसी तरीके से हमारा लेंस में भी मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन हमारा क्या है कि h' / h या फिर
V/U भी करके हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ठीक है, इससे हमारा मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग कि इस चैप्टर को एक बार पूरा फिर से पढ़िए, इसका नोट्स प्रिपेयर करिए, जो भी छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको याद करिए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन MCQ में आएंगे। ठीक है, तो जम करके मेहनत करिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करिए, इसके ऊपर फॉर्मूलेज याद रखिए। ठीक है, तो अगर इतना कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से आपका MCQ जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग का काम स्टार्ट होता है कि आप लोग इसके ऊपर मेहनत करिए, इसे प्रिपेयर करिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए और उनको बोलिए कि इस चैनल से वो भी पढ़े, उनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग मदद करते रहिए। ठीक है, क्योंकि हम ये जो भी मेहनत करते हैं वो आपके लिए ही करते हैं, ताकि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक से नए नए वीडियो बना करके लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने अपने काम पे, आप अपने काम पे लग जाइए, हम अपने काम पे। ठीक है, आपको क्या करना है, चैप्टर उठाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। हम चलते हैं, प्रिपेयर करेंगे आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।